instantaneous velocity in 2 dimension। देखो सौम्या बेटा आपने अभी ज्वाइन किया है, देखो थोड़ा मैं पुराना रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा मैं आगे का पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लेना, और फिर अपन आगे का पार्ट भी अपन कवर करेंगे, ठीक है। टॉपिक लिखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है। तो वेलोसिटी वेलोसिटी कैलकुलेटेड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी कैलकुलेटेड at any instant of time is called as instantaneous velocity। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब तुम बोलोगे सर इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, जैसे एक ही टाइम पे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। तो देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें इसका करना सिखाऊंगा, अगला तुम लोग ट्राई करना। तो वेलोसिटी कैलकुलेटेड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि इफ r इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। अब तुम सब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर आपको एक ही टाइम दे रखा होता है ना, जैसे आपको दे रखा है टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, अगर आपको एक ही टाइम दे रखा होता है मतलब आपको निकालनी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, डी आर अपॉन डी टी। मैंने तुम सबको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिखाया है, तो याद है टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जो पावर है उसको आगे बुलाओ और पावर में से एक घटा दो, आई कैप प्लस टी क्यूब का क्या होगा? जो पावर है आगे बुलाओ फिर पावर में से एक घटा दो, जे कैप। तो ये कितना बचेगा? देखो ये बचेगा आपका 2t आई कैप, और ये क्या बचेगा? 3t स्क्वायर जे कैप। और मैंने कौन से टाइम पे पूछी? मैंने पूछी देखो 2 सेकंड पे। तो टाइम को 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 आई कैप, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 जा 12 जे कैप। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर किसी एक टाइम पे वेलोसिटी निकाली जाए ना, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी आर अपॉन डी टी। लिख लो अपनी कॉपी में, और किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है तो पूछो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। गौर भाई कोई डाउट है? लारा कोई डाउट है? भव्याक्षी कोई डाउट है तो पूछो। साहिल भाई कोई भी डाउट है तो क्लियर करो। आद्या, भाविन, अर्चना। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एक्सलेरेशन कैसे निकालते हैं। सब ध्यान से समझना, एक्सलेरेशन इन 2 डायमेंशन। देखो जो टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, वो भी सेंटर ऑफ मास में भी काम आएगा, तो उसको अच्छे से समझना। तो एक्सलेरेशन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एवरेज एक्सलेरेशन, एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन। तो देखो एवरेज एक्सलेरेशन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो अब तुम बोलोगे सर v फाइनल का क्या मतलब है? देखो v फाइनल का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, वी आई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, टी एफ का मतलब होता है फाइनल टाइम, टी आई का मतलब होता है इनिशियल टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मतलब कितनी वेलोसिटी चेंज हुई अपॉन कितने टाइम में चेंज हुई। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है?
इसका फॉर्मूला होता है डीवी अपॉन डी टी। तो जब भी आपको एक टाइम दे रखा होता है ना, एक टाइम, तो मतलब आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है। और जब भी आपको दो टाइम दे रखे होते हैं ना, तो आपको एवरेज निकालना है ना। तो एक एक क्वेश्चन में तुम्हें दोनों का करना करके बताऊंगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। तो दो टाइम के बीच में एवरेज निकाला जाता है, एक टाइम पे इंस्टेंटेनियस निकाला जाता है। लिख लो अपनी कॉपी में एक बार। ठीक है, तो दो टाइम के बीच में अगर तुम एक्सलेरेशन निकाल रहे हो, तो वो कौन सा होता है? एवरेज एक्सलेरेशन। एक ही टाइम पे निकाल रहे हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन। जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। मान लो क्वेश्चन ये है, इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, if velocity of a body is v equal to t I cap plus t square j cap, फाइंड। देखो, पहला क्वेश्चन है, फाइंड एक्सलेरेशन बिटवीन टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड, और दूसरा है एक्सलेरेशन एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। देखो, क्वेश्चन वाला तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें एवरेज निकालना है कि इंस्टेंटेनियस, वो तुम्हें अपने दिमाग से पता करना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कितना दे रखा है? टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। पहले क्वेश्चन में देखो आपको दो टाइम दे रखे हैं, मतलब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एवरेज एक्सलेरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो आप मुझे बताओ, आपको इनिशियल टाइम कितना दे रखा है? चेक करो, 2 सेकेंड। आपको फाइनल टाइम कितना दे रखा है? 4 सेकेंड। तो आप मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी? टाइम को टू पुट करो, 2 I कैप प्लस 4 J कैप। चेक करो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी? टी को 4 पुट करो, तो 4 I कैप प्लस 16 J कैप। क्योंकि टी को 4 पुट करोगे तो 4 I कैप, टी का स्क्वायर 16 J कैप। आया समझ में? तो देखो, 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है? 2 I कैप प्लस 4 J कैप। 4 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है? 4 I कैप प्लस 16 J कैप। तो आप मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगा 4 I कैप प्लस 16 J कैप माइनस 2 I कैप माइनस 4 J कैप। और फाइनल टाइम कितना है? 4। इनिशियल टाइम कितना है? 2। सॉल्व करो कितना आएगा? देखो, 4 I में से 2 I गए तो 2 I बचा, 16 J में से 4 J गया तो 12 J बचा, और 4 में से 2 गया तो 2 बचा। सॉल्व करो कितना आ जाएगा? I कैप प्लस 6 J कैप मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? इस तरीके से करते हैं। किसी को एवरेज एक्सलेरेशन निकालने में कोई भी डाउट है तो पूछो। तो अगर आपको दो टाइम दे रखे होते हैं ना, उनके बीच में जो एक्सलेरेशन निकालते हैं उसको बोलते हैं एवरेज एक्सलेरेशन। और एक ही टाइम पे जो निकालना होता है वो होता है आपका इंस्टेंटेनियस। तो दूसरे वाले आपको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन, जो क्या होता है? डीवी बाई डी टी। तो डिफरेंशिएट करो, देखो वेलोसिटी कितना था? टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप था। तो देखो इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन कितना आएगा? तो खाली टी का, देखो जिन लोग, तुम में से जिन लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता, देखो कैसे करते हैं। टी की पावर 1 है, देखो 1 को आगे बुलाओ, फिर 1 में से 1 घटाओ, आई कैप। फिर टी की पावर 2 है, तो देखो 2 को आगे बुलाओ, फिर 2 में से 1 घटाओ, जे कैप। तो ये कितना बचा? देखो टी रेस टू पावर 1 में तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 I कैप प्लस 2 T जे कैप। इतना ही बचेगा, 1 I कैप प्लस 2 T जे कैप, है ना? क्योंकि 2 माइनस 1 तो तुम्हारा 1 होगा। और कौन से टाइम पे पता करना है? 3 सेकंड पे। टाइम को 3 पुट करो, तो ये आ जाएगा I कैप प्लस 6 J कैप। ये आ गया आपका आंसर। तो एक ही टाइम पे जो निकालते हैं वो होता है इंस्टेंटेनियस, दो टाइम के बीच में जो निकालते हैं वो होता है एवरेज। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है तो पूछो। तो दो टाइम के बीच में जो आएगा ना, वो होगा एवरेज। कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। और एक ही टाइम पे जो निकालते हैं ना वो होता है इंस्टेंटेनियस, डीवी बाई डी टी। खाली टी का 1 होता है, ठीक है? टी स्क्वायर का देखो 2T होता है।
तो बस टाइम को मैंने 3 पुट कर दिया तो ये आ गया आपका आई कैप प्लस 6 जे कैप। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो इसमें यार। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। यहां पे वी एक्स का मतलब होता है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वी वाई का मतलब होता है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और वी जेड का मतलब होता है वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। सेम हम एक्सलेरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ए एक्स का मतलब होता है एक्सलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ए वाई का मतलब होता है एक्सलेरेशन इन वाई डायरेक्शन, और ए जेड का मतलब होता है एक्सलेरेशन इन जेड डायरेक्शन। है ना? तो जैसे अपना लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, याद है? देखो अपना लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, आई कैप प्लस 6 जे कैप। अगर तुम भूल गए हो तो देखो आया था आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एक्स में कितना एक्सलेरेशन है, देखो आई कैप के साथ क्या है 1। कोई तुम्हें पूछे बताओ वाई में कितना है, देखो जे कैप के साथ क्या है 6। कोई पूछे जेड में कितना है, तो जेड में कितना है 0। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो वेलोसिटी और एक्सलेरेशन को हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। किसी को इन सब में कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है। देखो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन से पहले देखो मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूं। ये डायरेक्शन होती है आई कैप, ये होती है माइनस आई कैप, ये होती है जे कैप, ये होती है माइनस जे कैप, अगर तुम भूल गए हो तो पॉजिटिव एक्स का मतलब आई कैप, नेगेटिव एक्स का मतलब माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई का मतलब जे कैप, नेगेटिव वाई का मतलब माइनस जे कैप। ठीक है? और याद रखना, इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको हम वेस्ट बोलते हैं, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, और इसको हम साउथ बोलते हैं। इसमें गड़बड़ मत करना, है ना? तो आई कैप मतलब ईस्ट, माइनस आई कैप मतलब वेस्ट, जे कैप मतलब नॉर्थ, माइनस जे कैप मतलब साउथ। ये चारों डायरेक्शन तुम लोगों को क्या करनी है, तुम लोगों को ये चारों डायरेक्शन याद रखनी है। आई कैप, माइनस आई कैप, जे कैप, माइनस जे कैप। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन ये है, एक बार लिख लो किसी को इसमें डाउट है तो। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड a bird is flying towards east with 10 meter per second, and at time equal to 4 second same bird is flying towards north with 20 meter per second. Find acceleration of bird. तो आपको बताना है कि इस बर्ड का एक्सलेरेशन कितना होगा, इस पक्षी का। देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तुम सबको क्वेश्चन पढ़ना होना चाहिए। तो एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब इनिशियल टाइम 2 सेकेंड दे रखा है। अ बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स ईस्ट, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 आई कैप। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। एट टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड, तो फाइनल टाइम कितना है, 4 सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, सेम बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स नॉर्थ विद 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा, 20 जे कैप आ गया। फाइंड एक्सलेरेशन ऑफ बर्ड। तो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल
माइनस टी इनिशियल। तो आप मुझे बताओ बर्ड की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20 जे कैप। इनिशियल कितनी है? 10 आई कैप। फाइनल टाइम कितना है? 4। इनिशियल टाइम कितना है? 2। कितना आ जाएगा देखो, 20 आई जे कैप माइनस 10 आई कैप, तो यह आ जाएगा 20 जे कैप माइनस 10 आई कैप, और 4 में से 2 गए 2, इसको अलग करोगे तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 10 जे कैप माइनस 5 आई कैप मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो ये आपका एक्सलेरेशन आ गया। किसी को इस एक्सलेरेशन में कोई भी डाउट है तो आप तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। और ये कौन सा आया पता है? ये एवरेज एक्सलेरेशन है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। कोई डाउट है किसी को तो पूछो यार। ठीक है, देखो कोई डाउट नहीं है। अब मैं तुम्हें एक चीज और सिखाता हूं। कोई तुम्हें यह पूछ ले कि बताओ, इस क्वेश्चन में आगे पूछ ले, फाइंड, मान लो कोई तुम्हें यह पूछ ले कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सप्लोरेशन। कोई तुम्हें पूछ ले कि बताओ एक्सलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, तो तुम भूल तो नहीं गए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? देखो एक्सलेरेशन कितना आया, देखो 10 जे कैप माइनस 5 आई कैप आया, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ आई के साथ है उसका स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर जे के साथ है उसका स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना आ गया? रूट ऑफ 125। ऐसे निकालते हैं। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? इस तरीके से जैसे अगर वो खाली एक्सलेरेशन बोलता है तो अपने को ये निकालना है। वो बोलता है कि नहीं भाई एक्सलेरेशन का मैग्नीट्यूड बताओ मतलब वैल्यू, तो कैसे करते हैं? आई के साथ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ है उसका, सॉल्व कर लो। इस तरीके से निकालते हैं। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। क्लियर हुआ कि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कोई भी जैसे एक्सलेरेशन कैसे निकाला? तो कोई डाउट नहीं, तो आगे बढ़ू मैं। सबको क्लियर हो गया? यस हम्म, पूछो। सर क्लियर। क्लियर हो गया? ओके ओके, तो क्लियर है। अच्छा देखो एक और चीज है, जैसे ये हो गया तुम्हारा, देखो ठीक है। तो तुम्हारा क्या क्या टॉपिक हो गया देखो, एक तो मैंने लिया था आज का ये टॉपिक, और एक ये टॉपिक, तो एक्सलेरेशन भी पूरा तुम्हारा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, फिर अपन ऊपर वाला पार्ट पढ़ेंगे। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। तो जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनको घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है? तो ध्यान से सुनो। सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई मास है m1, मान लो ये जा रहा है v1 से इधर, मान लो कोई मास है m2, मान लो ये जा रहा है v2 से इधर, मान लो कोई मास है m3, मान लो ये जा रहा है v3 से इधर। तो मैं पूछूं कि बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो कैसे निकालते हैं। पहला मास इंटू उसकी वेलोसिटी, प्लस दूसरा मास इंटू उसकी वेलोसिटी, प्लस तीसरा मास इंटू उसकी वेलोसिटी, और नीचे आ जाएगा टोटल मास। उसी तरीके से कोई तुम्हें पूछे कि बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन कैसे निकालते हैं? तो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। एक बार लिख लो, फिर अपन इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लिख लो अपनी कॉपी में। तो VCOM का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ACOM का मतलब है एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
ठीक है, अब देखो अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। तो क्वेश्चन है ये, मान लो कि ये एक मास है m, ये ऊपर की तरफ आ रहा है v से, ये एक मास है m, ये इधर आ रहा है v से। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। देखो यहां पे दो मास है, तो अपन खाली दो मास के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे। तो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 मतलब देखो पहला मास m है, देखो इसकी वेलोसिटी कितनी v j कैप है, याद है वेलोसिटी कितनी v, देखो डायरेक्शन क्या है j कैप, प्लस m2 मतलब दूसरा मास, देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है वी आई कैप है, देखो वेलोसिटी कितनी भी डायरेक्शन क्या है देखो आई कैप, और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, तो m प्लस m क्या हो जाएगा 2m। देखो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका, ये m तो कॉमन होके गया, तब का क्या बना वी आई कैप प्लस वी जे कैप अपॉन 2, ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर। कोई भी डाउट है इसमें तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, कि क्लियर हो गया। ओके, कोई डाउट नहीं, इसमें मुझे करके बताओ। सॉल्व फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो ये एक मास है जो आ रहा है वी से, ये एक मास है m जो आ रहा है v से, ये एक मास है m जो आ रहा है v से, और ये एक मास है m जो आ रहा है v से। आप मुझे बताओ कि इनके सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी होगी, ट्राई करो। कितना आएगा चेक करो। यहाँ पे चार मास है, तो m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 आ जाएगा। देखो वैल्यू पुट करो, तो m1 कितना है m है, देखो इसकी वेलोसिटी वी आई कैप हो जाएगी, देखो आई कैप में, मान लो m2 में ये वाला लेता हूँ, ये हो जाएगा वी जे कैप। मान लो m3 में ये वाला लेता हूँ, तो m, पर ध्यान से देखो इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है, तो एम वी माइनस आई कैप हो जाएगा। और ये वाला मैं चौथा मास लेता हूँ, एम वी माइनस जे कैप हो जाएगा, और चारों मास को ऐड करो, नीचे क्या आ जाएगा 4m। पर ध्यान से देखो, इससे ये गया, इससे ये गया, तो आपका नेट कितना आ गया 0, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ गई, देखो 0 आ गई। कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार।
कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कप में, हाउ टू फाइंड center of mass when a part is removed। तो अगर मान लो अपन एक पार्ट को रिमूव कर दें तो सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढेंगे। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक सर्कुलर डिस्क है, मान लो तुम्हारे पास क्या है, ये एक सर्कुलर डिस्क है, और मान लो कि ये जो पूरी डिस्क है ना, ये वाली डिस्क, मान लो कि ये पूरी डिस्क अभी भरी हुई है, मान लो कि ये जो पूरी डिस्क है अब ये पूरी डिस्क भरी हुई है। तो मान लो कि इस डिस्क का रेडियस तुम्हें दे रखा है, मान लो कि डिस्क का रेडियस तुम्हें क्या दे रखा है, आर दे रखा है। सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ पे एक डिस्क है और रेडियस आर, क्या मान लो इस डिस्क का रेडियस तुम्हें क्या दे रखा है, मान लो इस डिस्क का रेडियस तुम्हें दे रखा है 2r। तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक डिस्क है और इस डिस्क का रेडियस कितना है, मान लो ये इसका सेंटर है, और मान लो कि तुम्हें इसका रेडियस कितना दे रखा है, तुम्हें रेडियस दे रखा है 2r, ठीक है। और मान लो ये ओरिजिन है 0,0, और मैं तुम्हें बोलता हूं कि मैंने इस डिस्क से एक छोटी डिस्क हटा दी। मैंने क्या दिया, मैंने क्या किया, इस डिस्क से एक छोटा पार्ट हटा दिया। मान लो मैंने डिस्क का इतना पार्ट हटा दिया, कितना पार्ट हटा दिया, मैंने डिस्क का इतना पार्ट हटा दिया, ये वाला पार्ट। तो अब आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो मैंने क्या किया, इतना पार्ट हटा दिया। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो अपनी कप में, सब क्वेश्चन लिखो अपनी कप में। क्वेश्चन लिखो अपनी कप में, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ radius 2r, a small disk of radius r is removed, find position of center of mass। तो अब आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। देखो तुम सबको समझ में आया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास यहां पे डिस्क है जिसका रेडियस 2r है, ठीक है। मैंने यहां पे एक आर रेडियस की डिस्क यहां से रिमूव कर दी, मतलब हटा दी। तो आपको बताना है कि बाकी बचे पोर्शन का सेंटर कहां पे होगा। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पे बेसिकली देखो दो पार्ट है, एक आपके पास बड़ी डिस्क बड़ी डिस्क का एरिया कितना है, पाई इंटू 2r² है कि नहीं। देखो एक आपके पास बड़ी डिस्क है हरे कलर की, उसका रेडियस कितना है 2r, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2r²। तो ये कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। और आप मुझे बताओ बड़ी डिस्क का सेंटर कहां है, देखो यहाँ पे 0,0 पे, तो 0i कैप प्लस 0j कैप। अब आप मुझे बताओ जो डिस्क आपने रिमूव कर दी उसका रेडियस कितना है r, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, πr²। और आप मुझे बताओ जो डिस्क आपने रिमूव कर दी उसका सेंटर कहां है, यहां पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, r(i कैप प्लस 0j कैप। क्योंकि देखो जो डिस्क आपने रिमूव करी वो ये है, तो इसका सेंटर कहां है, यहां पे, तो मतलब ये कितना दूर है, देखो r, तो r,0। तो याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर आपके पास दो एरिया है तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, a1r1 प्लस a2r2 अपॉन a1 प्लस a2 करके निकालते हैं। लेकिन अब तुम सब लोग एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पे आपने छोटी वाली डिस्क रिमूव कर दी थी, तो जो डिस्क आपने रिमूव करी आपको उसका एरिया क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो क्या देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका। तो a1 कितना है, 4πr² ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 0i कैप प्लस 0j कैप, प्लस a2 कितना है, -πr², उसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो उसके ब्रैकेट में आ जाएगा r(i कैप), और नीचे क्या आ जाएगा 4πr² -πr²। तो ये तो आपका पूरा ही जीरो हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा, देखो चेक करो, तो आपका आ जाएगा -πr³ i कैप, और 4πr² में से πr² तो क्या, तो कितना बचा
3 पाई r स्क्वायर, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से ये गया, तो आपका आंसर आया -r/3i कैप। ये आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। तो आपको क्या करना है, देखो पहले आप पूरा एरिया लिखो, चेक करो पूरे एरिया का सेंटर का है। फिर आप जो एरिया रिमूव किया उसको लिखो, चेक करो उसका सेंटर का है। और जो एरिया रिमूव किया वो एरिया आप नेगेटिव ले लो, क्योंकि आपने एरिया रिमूव कर दिया। फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दो a1r1 प्लस a2r2 अपॉन a1 प्लस a2, सारी वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी डाउट है इसमें तो आप तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सौम्या कोई डाउट उठाओ तो पूछो यार। भावेन साहब कोई डाउट है तो पूछो। जिसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करो पे दे रखा है कि तुम्हारे पास ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड लेंथ है 2 है। मान लो ये तुम्हें ओरिजिन दे रखा है 0,0, और मैंने तुम्हें दे रखा है कि मैंने यहां से एक सर्कल रिमूव कर दिया। कहां से? यहां से मैंने एक सर्कल रिमूव कर दिया। तो फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो कैसे करेंगे। एक तो अपने पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड लेंथ का स्क्वायर मतलब 4a²। पर आप मुझे बताओ स्क्वायर का सेंटर कहां है? देखो यहां पे। तो यहां तक कैसे पहुंचोगे? तो आपको ए तो आगे आना पड़ेगा, फिर आपको ए ऊपर जाना पड़ेगा। तो सेंटर कहां पे आ गया? ए आई कैप प्लस ए जे कैप। कितना आ गया है ओरिजिन से ए? कितना ऊपर गए? देखो ए आ गया। फिर a2। तो आपने ये सर्कल रिमूव किया। देखो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? a/2। a/2 क्यों होगा? देखो क्योंकि ये a है, ये डायमीटर है, तो रेडियस a/2। तो जो रिमूव किया उसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई a/2 का स्क्वायर। तो पाई a²/4। पर इसको अपन नेगेटिव लेंगे, क्यों? क्योंकि इसको रिमूव किया। और इसका सेंटर कहां है? देखो इसका सेंटर यहाँ पे। तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे? देखो पहले अपन यहां से यहां तक आते हैं। तो कितना आ गया है? ए यहाँ पे आया, a/2 आ गया है। तो कितना आ गया है? 3a/2 आई कैप। प्लस अब देखो कितना ऊपर जाना पड़ेगा। पहले ए ऊपर जाना पड़ेगा, फिर a/2 और जाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3a/2 जे कैप। हो गया। तो बस RCOM कैसे आ जाएगा? वैल्यू पुट कर दो, a1r1 प्लस a2r2, और नीचे आ जाएगा a1 प्लस a2। बस तुम्हें सारी वैल्यू पुट करनी है। तो अगर आप कोई पार्ट रिमूव करते हो ना, बस आप उसका एरिया नेगेटिव ले लो, आंसर आ जाएगा। और जो जिनको डाउट है, तो R1 का मतलब होता है पहले एरिया का सेंटर का है, R2 का मतलब है दूसरे एरिया का सेंटर का है। बस जो एरिया आपने रिमूव किया वो एरिया आप नेगेटिव ले लेना, ये तुम्हें याद रखना है। और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। ये तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। डाउट है कि समझ में आ गया? तो अगर कोई भी एरिया का पार्ट अपन रिमूव करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, सपोज करो, बस लास्ट चीज लिख लो। व्हाट इफ अ पार्ट ऑफ वॉल्यूम इज रिमूव्ड। मान लो कि तुम्हें बोल दिया जाए कि मेरे पास एक गेंद है, और मान लो इस गेंद का रेडियस है 2r, और मैंने इस गेंद में से यहां से एक छोटी सी गेंद हटा दी, इस पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। मान लो इस पार्ट का जो रेडियस है वो तुम्हें r/2 दे रखा है। मान लो इस पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। तो बताओ आप कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना।
कि अगर वॉल्यूम रिमूव करते तो अपने को वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो V1R1 प्लस V2R2 और नीचे आ जाएगा V1 प्लस V2। देखो कैसे करेंगे। तो बड़े वाले बॉल का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई 2R का क्यूब। बड़े वाले बॉल का सेंटर का है, देखो यहाँ पे 0,0, तो 0I कैप प्लस 0J कैप। अब जो वॉल्यूम आपने रिमूव किया, देखो ये, इसका रेडियस कितना है R/2, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई R/2 का क्यूब, पर ये नेगेटिव लेना। और इसका सेंटर कहाँ है, देखो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे कहीं होगा, इस जगह। इसका रेडियस R/2 है, देखो यहां से यहां तो R हो जाएगा, फिर यहां से यहां क्या हो जाएगा R/2। तो इसका सेंटर कहाँ पे आ जाएगा 3R/2I कैप प्लस 0J कैप। क्योंकि इसके सेंटर तक पहुंचने के लिए मुझे खाली आगे आना है, मुझे ऊपर तो जाना ही नहीं है, नीचे तो जाना ही नहीं है, तो जेके के साथ कुछ होगा ही नहीं। बस बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आया तुम्हें समझ में? तो तुम्हें इन सब चीजों पे निकालने का ध्यान देना पड़ेगा। और कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। और कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हो। तो इसके साथ तुम्हारा सेंटर ऑफ मास व्हेन पार्ट इज रिमूव्ड खत्म होता है। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टू डायमेंशन सब खत्म होता है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन सेंटर ऑफ मास के मोशन का आगे टॉपिक पढ़ेंगे, और अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो।